the resultant of forces P and Q acting at O is R. If any transversal cuts their lines of actions at A, B and C respectively, then show that P upon OA plus Q upon OB equals to R upon OC. सॉल्व करें। देखिए इधर यहां पे क्या है, दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं P और Q। अब वो ओरिजिन पर एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर O से हम दो फोर्सेस बना लें। अब एक फोर्स क्या बनेगा हमारा, यहां से हमने कहा इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बोलते हैं हम A पॉइंट, तो एक वेक्टर हो गया OA वेक्टर। OA को हमने कहा कि ये एक फोर्स है। दूसरा फोर्स है यहां पे हमने कहा ये B पॉइंट, तो OB वेक्टर, जो OB वेक्टर है वो दूसरा फोर्स हो गया। तो देखिए जो फर्स्ट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है P, तो हमने कहा ये P है मैग्नीट्यूड। देखिए मैं यहां पर एरो नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया आपको Q। अब हमसे कहा गया है कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट मान लें कि ये रिजल्टेंट है इसका, और हमने कहा कि ये रिजल्टेंट हो गया। अभी इस A और B को छोड़ दें हम थोड़ी देर। हमने कहा ये दो फोर्स था जिनका रिजल्टेंट यहाँ पे है और जिसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया गया है R। अब हमसे ये कहा गया कि हम यदि एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें, हमने एक ट्रांसवर्सल यहां से ड्रॉ किया, तो ये तीनों फोर्सेस को जो हमने एक P, Q और R किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और उन पॉइंट्स को उसने कहा है A, B और C। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर जिसको हमने P कहा उसके लिए हम क्या पॉइंट दें A, जो दूसरा वेक्टर Q है वो B पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो थर्ड वेक्टर C है R है उसको कहां इंटरसेक्ट कर रहा है C पर। तो सुनिए अब हम ये कहते हैं कि हमें वेक्टर से मतलब है। हमने कहा ये OA वेक्टर हो गया, ये OB वेक्टर हो गया, और उन दोनों का रिजल्टेंट है हमारा OC वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो OC वेक्टर होगा वो होगा इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। देखिए दो फोर्सेस हैं और उनको ऐड करना है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड करेंगे तो सिंपल हम OA प्लस OB इक्वल टू हमने लिखा, जो रिजल्टेंट मिल रहा है OC। अब सुनिए किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हमें उसके लिए क्या बताना होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं डायरेक्शन जो है, जब भी हमें डायरेक्शन पता करना है तो हमेशा हमें क्या पता करना है उसके लिए, यूनिट वेक्टर। तो यदि हम यहां से OA वेक्टर की बात करने जाएं तो देखिए मैं कहता हूं OA वेक्टर मेरे लिए क्या हो गया, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA मतलब OA का मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन। सुनिए इस OA का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है P है, तो हमने इसे लिख दिया P। अब P तो वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इस OA का डायरेक्शन क्या होगा, जब हम OA के लिए उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमने कहा OA कैप। देखिए यूनिट वेक्टर को हमेशा हम कैप से फाइंड करते हैं, तो हमने कहा OA वेक्टर जो होगा वो P इंटू OA कैप। अब यहां से हम यदि इसे लिखना चाहें OA कैप, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन उसके मॉडुलस से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं OA वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OA। और इस मॉड ऑफ OA की जगह हम सिंपल तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं P अपॉन OA, सिंपल OA लिख दीजिए, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर OA वेक्टर से। तो देखिए ये हमें मिल गया OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड। इसी टाइप से यदि मैं OB वेक्टर की बात करने जाऊं तो बताइए OB वेक्टर को क्या लिख दें हम, यहां से OB की जगह यदि लिखना चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड है Q,
तो हमने Q से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन आएगा इसका यूनिट वेक्टर, मतलब OB वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड OB। इसी टाइप से यदि मैं OC वेक्टर की बात करूं तो OC वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, R, उसका मैग्नीट्यूड R है, और OC अपॉन OC। इनकी वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आता है, देखिए OC वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूं R अपॉन OC इंटू OC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर की जगह लिखते हैं P अपॉन OA इंटू OA वेक्टर प्लस OB की जगह लिख दीजिए Q अपॉन OB इंटू OB वेक्टर। इसको उधर साइड ले चलते हैं और एक वेक्टर बनाते हैं। देखिए हमने यहां से लिखा P अपॉन OA, OA वेक्टर प्लस Q अपॉन OB, OB वेक्टर, और ये इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस R अपॉन OC, OC वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ध्यान दो इस कंडीशन को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और ये वही चीज है जो हमने अभी देखा था जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में। हमने कहा ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। P अपॉन OA जो है वो मैग्नीट्यूड है, मतलब एक कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है और ये तीसरा कांस्टेंट है। तो हम लोग कहते हैं, अब यहां देखिए जब हमने इसको ट्रांसवर्सल से कट करा है तो A, B और C पॉइंट जो आ रहे हैं वो तीनों उसी ट्रांसवर्सल पर है और उसी ट्रांसवर्सल पर है। इसका मतलब है कि A, B और C पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो हम कहते हैं A, B और C यदि तीनों कोलिनियर है तो उस केस में क्या कहते हो, हमने कहा था A, हमने ऐसा कहा था K1A प्लस K2B इक्वल टू, यदि हम 0 लिखते हैं और वो कोलिनियर है तो उसके K1 इक्वल टू 0 होता है, K2 इक्वल टू 0 होता है। अब यदि हम इन दोनों को 0 कह रहे हैं तो क्या इनका सम भी K1 प्लस K2 इक्वल टू भी आपका 0 होगा। अब यहाँ पे हम कहना चाहें तो हम यहाँ कहेंगे यदि ये कोलिनियर है इसका मतलब है P अपॉन OA 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो क्या इन तीनों कांस्टेंट का कोफिशिएंट का सम भी 0 होगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर है हम इन तीनों के कोफिशिएंट का सम करते हैं और उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये हो जाएगा P अपॉन OA प्लस इधर से Q अपॉन OB माइनस R अपॉन OC इक्वल टू 0, और यहां से OC को इधर लिख लो तो ये हो जाएगा R अपॉन OC इक्वल टू P अपॉन OA प्लस Q अपॉन OB, जो हमें प्रूफ करना था।